गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं आज आपको +1 क्लास की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। लेसन 3 का नाम है समानता। इस लेसन को बताने से पहले मैं बताता हूँ कि इजी लेसन है और आप जैसा कि लेसन के नाम से ही समझ रहे हैं कि समानता, तो समानता का है कि हर क्षेत्र में समानता होती है कि इक्वलिटी का मीनिंग होता है कि सभी को बराबर समझा जाए या जो कुछ भी हो सभी को बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त हो किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में, ये कहलाता है समानता। अब समानता का अर्थ अगर कुछ एक्सप्लेन मैं आपको लैंग्वेज में बुक की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो बताता हूँ कि बुक में अगर या क्वेश्चन आंसर पुटअप होता है तो उसमें आपको कैसे आंसर देना है। उसमें होता है कि भाई जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि समानता का अर्थ बताओ, तो समानता का अर्थ में आपने क्या लिखना है कि सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी रुचि तथा योग्यताओं के आधार पर विकास करने के लिए उचित अवसर प्राप्त करना ही विकास समानता कहलाता है। समानता में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म, जाति, अवसर की समानता, कानूनी समानता, ये सारी चीज़ें समानता में आती हैं बिना किसी भेदभाव के। जो सभी को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं वो समानता कहलाती है। अब नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि भाई समानता के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, या कुछ है इसका एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। जैसे परिभाषा भी आ जाती है कभी कि समानता का अर्थ तो मैंने बता दिया कि भाई सभी व्यक्तियों को जो अधिकार अपनी अपनी रुचि अनुसार योग्यता दी जाती है उसको समानता कहते हैं। अब एक परिभाषा जैसे बार्कर हैं, लास्की हैं, ये फेमस राइटर हैं इसके पॉलिटिकल साइंस के। एक अरस्तु होता है। तो बार्कर के अनुसार है कि समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुख सुविधाएँ मुझे प्राप्त हैं वही सुख सुविधाएँ दूसरों को भी प्राप्त हो, जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं वह दूसरों को भी प्राप्त हो, ये कहा जाता है कि समानता। तो इन राइटर के सभी के घूम फिर के वही एक मीनिंग आता है कि भाई जो मुझे अधिकार है वो दूसरों को भी प्राप्त हो, जो दूसरों को सुख सुविधाएँ मिल रही है वो मुझे भी प्राप्त हो, तो ये समानता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं आपका कि समानता के विभिन्न रूपों में एक आपको सामाजिक समानता में आपको समाज में रहते हुए समाज में किस किस आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उस चीज़ का जिक्र किया गया है। जैसे जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक दृष्टि के आधार पर, तो ये चीज़ें आपके कह सकते हो कि भाई समानता होनी चाहिए। समानता के रूप में कि सभी को समान समझा जाता है तो उसमें समानता मानी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। अगर समाज में किसी को रंग के आधार पर या किसी को कह सकते हो फिर लिंग के आधार पर, पुरुष में महिला में भी जो भेदभाव किया जाता है तो वहाँ समानता नहीं रह जाती है। अगर चाहे मेल हो या फीमेल हो सभी को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, बराबर की सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, वो सामाजिक समानता कहलाती है समाज में रहते हुए। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक समानता में आपके तात्पर्य पैसों से संबंधित है कि सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार आजीविका कमाने का अवसर दिया जाए, सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य की जाए। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई केवल इसमें कास्ट का या रिलीजियन का या फिर कह सकते हो कि किसी भी आधार पर भेदभाव किया नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फार्म +2 बेस पे निकलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो +2 पास वाले कैंडिडेट, फिर चाहे वो SC कैंडिडेट के हों, OBC के हों, जर्नल के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी तरीके से, चाहे वो कह सकते हो कि मेल हो या फीमेल हो, किसी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को उस जॉब के लिए अधिकार होना चाहिए। इसको आप कह सकते हो कि अवसर की समानता भी कह सकते हो। ये अवसर की समानता, क्योंकि जब कभी जॉब आप करते हो तो उसके बाद आपकी आजीविका कमाने के लिए आपके पैसे जॉब से ही आते हैं या कोई भी अपना व्यवसाय छोटा मोटा करते हो उससे आते हैं। तो ये होती है आपकी आर्थिक समानता की जिसमें पैसों की बराबरी हो। नंबर 3 आता है आपका राजनीतिक समानता में कह सकते हो कि सभी को बराबर का अधिकार क्या होता है। राजनीति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी को मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, भाषण वगैरह देने का अधिकार,
इस तरीके के अधिकार राजनीतिक समानता में आते हैं। राजनीतिक समानता में वही चीज़ें आएंगी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को होना चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है। हालांकि चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो काफ़ी आयु है, वो अलग अलग है। जैसे सरपंच के लिए 21 वर्ष हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष हैं, उसके लिए 30, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हैं। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। शैक्षणिक योग्यता भी हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपका सीक्वेंस से लेता हूँ। नेक्स्ट आता है धार्मिक समानता। धार्मिक समानता में आप कह सकते हो कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति रहते हो, उनको जो अधिकार दिए जाते हैं वो समानता के आधार पर। अभी मैंने जिक्र किया कि भाई जॉब के लिए तो किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भाई ये हिंदू है, इसको जॉब मिल जाएगी, या ये यहाँ पर काम कर सकता है, ये मुस्लिम है, ये यहाँ पर नहीं कर सकता। उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। धर्म के आधार पर कोई जो भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, तो वो धार्मिक समानता कहलाता है। वैसे भी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक आधार समानता। शैक्षणिक आधार समानता में भी यही है कि जो भी जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि भाई या तो कलर के आधार, रंग के आधार पर, या कहा जाए कि धर्म जाति, वही आ जाती है सारी चीज़ें, कि ऐसा कोई पॉइंट न हो जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाए या शिक्षा केंद्र में उनको दाखिला न मिले। इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कानूनी समानता। कानूनी समानता में आता है कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी और जहाँ तक भी हो, जो कानून बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो सभी के लिए ऊपर समान रूप से लागू हो। ये नहीं भाई ये वीआईपी लोग हैं तो इनके ऊपर लागू नहीं होता, वो सभी के लिए समान हो जाता है। इसी चीज़ को मैंने ऐसा पहले आपसे तो नहीं बताया है, वैसे क्लास में जिक्र करता रहता था कि अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, एक गरीब व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वही अगर दूसरा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति भी उसी तरीके का अपराध करता है, तो कानून के समक्ष सभी समान है, कानून की नज़र में सभी एक समान है। तो दोनों को जो गरीब को मान लीजिए अगर उसके साथ 5 वर्ष की सज़ा होती है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो अमीर व्यक्ति को भी 5 वर्ष की ही सज़ा होती है उसी अपराध के लिए। तो ये होता है कानून के समक्ष समानता, की कानून में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता तथा समानता में संबंध। समानता तथा स्वतंत्रता में संबंध में आप कह सकते हो कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूर्वक हैं। जहाँ समानता का जिक्र आता है वहाँ समानता क्या हो, इसमें स्वतंत्रता को, आशा को व्यर्थ कर दिया जाता है। क्योंकि आज जब समानता के लिए काम करते हैं तो वहाँ स्वतंत्रता एक प्रकार से खुद ही मिल जाती है। स्वतंत्रता जहाँ असीमित स्वतंत्रता का जिक्र आ जाता है, वहाँ फिर समानता नहीं रह जाती है। प्राय समाज में देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई रोजगार करने के लिए या कमाने के लिए पैसे, छोटा मोटा उद्योग शुरू करता है, उसके बाद पैसे कमाता रहता है, वहाँ एक स्वामी और एक दास की कहानी सामने आ जाती है कि जो कोई उद्योग लगाता है वो स्वामी बन जाता है, जो उसमें काम करते हैं मजदूर वर्ग वो दास हो जाते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। और उसी आधार पर फिर कह सकते हैं कि वो कुछ समय बाद इतने शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती जाती है, और फिर जब अधिक पैसा कमाने के बाद सरकार का भी नियंत्रण नहीं रह पाता ऐसे लोगों के पास में। वैसे भारत में कह सकते हो कि काफ़ी अर्थव्यवस्था लोगों की कहें या फिर आर्थिक स्थिति कहें, पैसे की दृष्टि से कहें तो भारत में बहुत अधिक पैसा है, लेकिन पैसा वो समान नहीं है। जो पैसा है देश की अर्थव्यवस्था का गिने चुने लोगों के पास, मान लीजिए कि 80% पैसे कुल जनता की 10% लोगों के पास ही है। बाकी 90% लोग केवल 10% अर्थव्यवस्था में कह सकते हो कि 10%
रुपए में ही गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें जो समानता की असमानता की खाई है वो बहुत गहरी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट लेके चलते हैं कि भारत में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारण, कि भारत में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारण क्या है। गरीबी के कारण भी व्यक्ति अपने आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति का सबसे पहले काम होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपना रोटी कपड़ा मकान करना। आर्थिक असमानता उन्हीं कारण होती है कि ना तो वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कभी जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अगर रोजगार करते हैं कहीं तो वहाँ सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। एक बेरोजगारी कारण भारत में काफ़ी कह सकते हो कि काफ़ी प्रतिशत से बेरोजगारी अधिक है। 28-23 कह सकते हो कि जो प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो वो सारी बेरोजगारी में ही आती है। बेरोजगारी एक बहुत बड़े स्तर पर है और बेरोजगारी से ही कह सकते हो कि गरीबी होती है। आर्थिक असमानता भी उन्हीं से है जिनको रोजगार मिल जाता है, और जो बेरोजगार हैं उनमें आर्थिक असमानता बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, जमीन का असमान वितरण। जब भारत में किसी भी आधार पर लोगों को समान तरीके से जमीन का बंटवारा नहीं किया गया है। किसी जमींदार के कह सकते हो कि आप एक ही व्यक्ति के 20, 30 या 40 एकड़ ज़मीन है, या वहीं फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी व्यक्ति के 1 एकड़ या 2 एकड़ तक भी है। तो इनमें वहाँ पर भी ये ज़मीन का असमान वितरण भी या बंटवारा भी आर्थिक असमानता का कारण है। सरकार की कुछ गलत नीतियों से अभिप्राय उन चीज़ों से है कि जैसे गरीब व्यक्ति बैंक वगैरह में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो अमीर लोगों के लिए बहुत कम फॉलो होते हैं, जबकि गरीब लोगों को जो अगर कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं, कुछ भी रोजगार अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक से जो ऋण दिया जाता है वो भी बहुत ही कह सकते हो कि कठिनाई के साथ, या उनके काफ़ी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद उनसे दिया जाता है। इस कारण भी भारत में आर्थिक असमानता का कारण बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है कैसे। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक समानता भी नहीं होगी। इस चीज़ को देखते हुए हम आपको बताते हैं कि भाई ऊपर जिक्र किया है, पहले व्यक्ति का काम होता है कि अपनी गरीबी को ख़त्म करना। जब गरीब व्यक्ति की अगर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, उनके पास खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो वो राजनीति में कहाँ बढ़ चढ़ कर भाग ले सकता है। जैसे राजनीति में अगर आर्थिक असमानता आ जाए तो एक गरीब व्यक्ति है, अपने वोट का कहाँ तक सही उपयोग कर सकता है। अगर कोई अमीर व्यक्ति उस वोट को ख़रीदना चाहता है तो गरीब व्यक्ति के लिए उस वोट का कोई अहमियत नहीं है। वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस वोट को बेच देता है। जहाँ राजनीति में कह सकते हो कि भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, या राजनीति के असमानता कह सकते हो कि उसमें आती है। एक आ जाता है कि गरीब व्यक्ति का मताधिकार का दुरुपयोग, ज़्यादातर गरीब व्यक्तियों के ऊपर कह सकते हो कि स्वामी लोग कह सकते हो, या अमीर लोग जो गांव में या समाज में शहर में जो भी गिने चुने लोग होते हैं उनका प्रभुत्व होता है, वो उनके ज़्यादातर अधीन ही होते हैं। निर्धन व्यक्ति उच्च पद प्राप्त भी नहीं कर सकता है। निर्धन व्यक्ति जब गरीब होता है तो ना वो इतनी पढ़ाई कर सकता है, ना अपने बच्चों को इतनी एजुकेशन दिला सकता है अधिक तक, और इसके कारण ही वो अधिक उच्च पद भी प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसके कारण भी कह सकते हो कि आर्थिक असमानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी राजनीतिक समानता का कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। उसमें काफ़ी जो राजनीतिक दल हैं वो बड़े बड़े लोग व्यवसायी हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, और वो इस सत्ता में हासिल कर लेते हैं, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचारी होने के कारण वो अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को और अधिक फैलाते हैं। तो इस तरीके से जब लोगों में अगर आर्थिक असमानता रहेगी तब तक राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक समानता पहले, उसके बाद ही व्यक्ति अपनी
राजनीतिक अधिकार जो मिले हैं उनका उपयोग कह सकते हो सदुपयोग कर सकता है। एक लास्ट पॉइंट आपका है कि भाई नारीवाद क्या होता है। नारीवाद छोटा सा पॉइंट है कि नारीवाद में बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिलाओं को एक समान समझा जाए, उनको एक समान अवसर प्रदान किए जाएं, वो नारीवाद की प्रवर कह सकते हो कि नारीवाद कहलाता है। तो ये छोटे छोटे लेसन ही आ रहे हैं आपके जो एक एक वीडियो में क्लियर होते जा रहे हैं, इतना कुछ नहीं है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये छोटे छोटे लेसन हैं, इनको आप एक बार लेसन की रीडिंग आपके पास बुक है नहीं, मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दी, उनको रीडिंग कर लें और उसके बाद जो नोट्स देता हूँ फेयर नोटबुक में नोट भी कर लें और उनको साथ के साथ याद भी करते रहें। धन्यवाद।